सारे ऐसे भी सवाल होंगे जब मतलब टीचर आपके PYQs आपको कराते हैं तो वो सवाल ऐसे निकल जाते हैं, विच इज़ द बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। तो टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम जो बच्चों वाले टाइम टेबल्स बनाते हो ना कि सुबह 6 बजे उठूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, भाई अभी तुम क्लास 10th में आ चुके हो। ऐसे तो नहीं होता है। तो रुको जरा, सब्र करो। हेलो डेंटिट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप क्लास 10th में एंटर हुए, आपको कुछ मंथ हुए होंगे और काफ़ी सारे ऐसे डिफ़िकल्ट चैप्टर आना चालू हो गए होंगे और कई सारे ऐसे भी सवाल होंगे जब मतलब टीचर आपके PYQs आपको कराते हैं तो वो सवाल ऐसे निकल जाते होंगे। उसका भी मैं सॉल्यूशन आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का टॉपिक है विच इज़ द बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। तो टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम जो बच्चों वाले टाइम टेबल्स बनाते हो ना कि सुबह 6 बजे उठूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, भाई अभी तुम क्लास 10th में आ चुके हो। छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मतलब करवानी पड़ती है चीज़ें कि ये 9 से 10 ये करो वगैरह वगैरह। और मान लो तुमने ये टाइम टेबल बना भी लिया तो ये टाइम टेबल कभी भी कंसिस्टेंटली तुम्हारे वजह से ये फॉलो हो ही नहीं पाएगा। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अगर तुम्हें स्कूल से ज़्यादा होमवर्क मिल गया है किसी दिन और वो तुम्हारी ड्यू डेट मतलब कल की ही है, तुम्हें मतलब कल ही इस होमवर्क को सबमिट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होमवर्क है, इसके इंटरनल मार्क्स भी जोड़े जाते होंगे, और वो तुम रात को करने बैठे, तुम तो सुबह उठ ही नहीं पाओगे, फिर तो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पूरे दिन में से अगर आधा घंटा बच गया होगा तो तुम उसको ऐसे ही टाल दोगे कि भाई आधा घंटा ही तो बचा है, क्या ही कर लूँगा आधा घंटे में। तो इसलिए ये जो टाइम टेबल नॉर्मली हम बनाते हैं कि 6 बजे उठूँगा और इस इंटरवल में ये करूँगा, उस इंटरवल में मेरा ब्रेक रहेगा, ये टाइम टेबल कम्प्लीटली फ्लॉप है। ये टाइम टेबल कभी भी कंसिस्टेंटली वर्क नहीं हो पाता है। तो फिर कौन सा टाइम टेबल है ऐसा कि जो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाए और उस टाइम टेबल की मदद से हम अपना जो ड्रीम स्कोर है 90+ वो अचीव कर पाए। तो इसका एकदम बेसिक सा सोल्यूशन है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि तुम टाइम टेबल बनाने की जगह टारगेट सेट करो। और टारगेट्स लिखने किसमें, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। अपना घर का ये जो कैलेंडर होता है ना, ये तो मैंने काफ़ी बड़ा लिया है क्योंकि ये मेरे घर का टाइम टेबल क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे घर का कैलेंडर है, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब इलेक्शन वाले देखे गए थे, ये बताने की चीज़ नहीं थी लेकिन मैंने बता दी, सॉरी। तुम क्या करो, एक छोटे कैलेंडर्स आते हैं 10 20 रुपए के, तो वो आप परचेस करो और आप क्या करो ना, एक परमानेंट मार्कर से रोज़ अपने टारगेट्स वहाँ पे लिखो और जो टारगेट जिस दिन पूरा हुआ उसको टिक करो और जो नहीं हो पाया उसको कल के लिए शेड्यूल कर दो। तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल ओवर टारगेट्स करना है, मतलब बेसिकली तुम्हें टारगेट्स बनाने। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो। पहला मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा आफ्टरनून स्लॉट, तीसरा इवनिंग स्लॉट। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इन स्लॉट्स में क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, प्लीज़ ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप मैथ्स उठा लो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, तुम्हारा ब्रेन काफ़ी शार्प होता है। और मैंने भी इस टेक्निक को फॉलो करके अपनी मैथ्स काफ़ी हद तक सुधारी है। और ये जानकर आपको बहुत हंसी आएंगी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये मैं क्लास 10th में सीखा हूँ। तो फिर भैया आप क्लास 7th और 8th 9th 10th में क्या कर रहे थे, ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ाई में ध्यान देता था या नहीं देता था, अभी तुम्हारे क्लास 10th की बात चल रही है तो वही कैरी ऑन करते हैं। एज आई सेड किया है, आपको आपके दिन जो दिन रहता है उसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है और मॉर्निंग में सबसे टफर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स को उठाना है। या फिर अगर आपको साइंस लग रहा होगा, साइंस की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, अगर फिजिक्स टफ लग रहा होगा तो फिजिक्स भी आप मॉर्निंग में उठा सकते हो। लेकिन जनरली रिकमेंडेड है कि मैथ्स बच्चों को टफ लगता है तो तुम मैथ्स ही उठाओ। मॉर्निंग में आपने 1 घंटा मैथ्स को दे दिया, फिर उसके बाद आप स्कूल चले जाओगे। स्कूल से जब वापस आओगे तो सबसे पहले आपको आपकी मील लेनी है, मतलब लंच करना है। लंच करने के बाद आपको आधे घंटे का नैप लेना है।
आधे घंटे का नैप लेने के बाद आपको हल्के सब्जेक्ट्स उठाने हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और इनका ग्रामर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ लिटरेचर वाला पार्ट, क्योंकि वो सबसे इजी होता है और काफ़ी सारे एनिमेटेड वीडियोस पड़े रहते हैं, 16-16 मिनट के, 20-20 मिनट के होते हैं, वो आप काफ़ी इजीली देख सकते हो। आई होप उतना अटेंशन स्पैन तो है। लाइट सब्जेक्ट जैसे लिटरेचर उठाने के बाद आपको उनकी जो एनिमेटेड थ्योरी है वो देखनी है, और स्कूल में जो पढ़ा है वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है। और इवनिंग जो टाइम आता है, इसमें मतलब काफ़ी बच्चों को नींद आती है और काफ़ी बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, मतलब जिनको नाइट स्टडी की आदत है वो नाइट में काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। और नाइट में स्टडी करने का ये बेनिफिट और रहता है कि शोर बहुत कम रहता है, कोई आवाज़ें नहीं रहती। तो नाइट में मैं जनरली यही रिकमेंड करूँगा कि तुम SST पढ़ो। क्यों, बाद में समझाऊँगा। तो SST की बस थ्योरी तुम पढ़ो, नोट्स वोट्स मत बनाओ। हालांकि तुम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में वो पॉइंट्स लिख सकते हो और एक पेज में लिखकर साइड में रख सकते हो। जैसे कि अगर नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर अगर चल रहा है तो उसका एक लेक्चर देखा, उसकी शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी लिखी और साइड में रख दी। अगले दिन आपको क्या करना है, वो जो थ्योरी पढ़ी थी वो बिना देखे एक ब्लैंक पेज पर लिख देनी है। इसको मैं ब्लैंक पेपर टेस्ट भी बोलता हूँ और काफ़ी लोग इसे एक्टिव रिकॉल मेथड भी बोलते हो। मतलब ये जो ब्लैंक पेपर टेस्ट है इसका बहुत सारा बेनिफिट है। पहली बात तो वो थ्योरी आपके दिमाग में छप जाएंगी परमानेंटली। दूसरी चीज़, आपको वो कैसे लिखना है वो भी आ जाएगा, मतलब वो थ्योरी कम्प्लीटली आपके दिमाग में छप जाएंगी और आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो और ज़्यादा मेमोराइज हो पाएंगे। अब आपने इवनिंग में SST पढ़ ली, उसके बाद क्या करना है ना, आपको सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं पूरे दिन में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने में। और रिवाइज भी ऐसे नहीं बोल रहा है कि भाई लिख के ही देखो, सिर्फ ऊपर से पढ़ो कि हाँ अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, इसको ऐसे अप्लाई करना है। बस यही सब तुम 15 मिनट्स में पूरा जो तुमने मतलब सिर्फ मैं मैथ्स और SST की बात कर रहा हूँ, यही रिवाइज करना है 15 मिनट्स में। और जो कल तुम करने वाले हो वो टारगेट्स वापस से अपने छोटे कैलेंडर में लिख लेने। इससे अल्टीमेटली क्या होगा ना कि देखो, अगर तुम ये सारे टास्क और टारगेट्स अगर डायरी में लिखे रहोगे ना, तो डायरी मतलब खो भी सकती है या फिर मतलब मिसप्लेस्ड भी हो सकती है। लेकिन कैलेंडर अपने घर का जो रहता है ना, वो हमेशा वॉल पर स्टिक रहता है और वो इजीली नोटिसेबल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये रिकमेंड किया कि आप परमानेंट मार्कर से कैलेंडर में लिखो, क्योंकि ये इजीली नोटिसेबल भी होता है। और जब भी आप मॉर्निंग में उठकर इसको देखेंगे ना, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएंगी कि नहीं भाई, मैंने 10 दिन तो अपना टाइम टेबल फॉलो किया, 30 दिन तो फॉलो किया। और जब मैं रिवीजन बोल रहा हूँ ना 15 मिनट्स का, या आप आधा घंटा भी कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट्स का इनफ है। तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि अगर ये टाइम टेबल तुमने अपने क्लास 10th में फॉलो कर लिया तो आपकी आराम से 90+ % आएंगी। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए द NJ भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।